दोनों का मतलब नेगेटिव सेंस के होते हैं। इसका साथ साथ में पॉजिटिव सेंस भी पढ़ लो, वो है आइदर और दोनों अलग अलग है ना। ऐसा बोलना होगा कि ना तो ये खा रहा है और ना यहाँ से जा रहा है, ऐसा बोलना हो अपनी भाषा में। तो इंग्लिश में जब करेंगे नाइदर नॉर लगेगा, दोनों ना के लिए अलग अलग हो जाएगा। और या तो तुम पढ़ने बैठ जाओ या स्कूल चले जाओ, दोनों पॉजिटिव सेंस है तो आइदर और हो जाएगा। सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए आते हैं, दो सेंटेंस होते हैं उनको कंबाइन करने के लिए आते हैं। एक टॉपिक क्या आता है, एक आता है, हूँ तो नहीं लिखूंगा यार, रिलेटिव प्रोनाउन। ये भी नहीं पढ़ा किसी। रिलेटिव प्रोनाउन अपने डब्ल्यूएच वर्ड्स होते हैं ना, उनके सब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं जिससे तुम दो सेंटेंस को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे हूँ हो गया है ना, विच हो गया, 12 में हूँ ही आता है, विच आता ही नहीं। वेन हो गया, वेन मतलब कब होता है, विच मतलब कौन सा होता है, हूँ मतलब कौन होता है, ये तो होता है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तब। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउंस में हूँ का मतलब होता है जो, जिनकी या जिसके, रिलेटिव प्रोनाउंस में। विच का मतलब होता है कौन सा, है ना, तो इसका मतलब भी होता है जो यहाँ पे। लेकिन थिंग्स और एनिमल्स के लिए, ये इंसानों के लिए, थिंग्स और एनिमल्स की वस्तुओं के लिए। वेन मतलब होता है कब, है ना, जब क्वेश्चन वर्ड बनता है। यहाँ पे इसका मतलब होता है जब। जब कभी दो सेंटेंस को आपने जोड़ना हो तब का टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। नाम इसका रिलेटिव और प्रोनाउन है, आपस में जोड़ना, रिलेशन बताना। ठीक है, एक ही आता है। और एक आता है नो सूनर, ये वाला सेंटेंस पढ़ाओ, नो सूनर और देन। हाँ, इसके रिप्लेसमेंट में अस सूनर और एक कुमार है। ठीक है, ये सब कंबाइन करने वाले हैं। और तुम्हारा बैड लक ये है कि ये तीनों के तीनों आते हैं। ऐसा नहीं होता इसमें से कि एक, इसमें से पहले हो रहा था इसमें से एक आ जाएगा क्वेश्चन, ये तीनों पूछे जाते हैं। ये एक और रहेगा इसमें भी, ये पहले वाला है, कंबाइन करना है। डिराइव यूजिंग सेंटेंस सो दैट, सो दैट से जोड़ना है, सो और दैट दो अलग अलग जगह जोड़ेंगे। उसके बाद ये इसको चेंज करना है, तो टेंस का है, चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ही गेट्स हिज सैलरी, ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, उसको सैलरी मिली, उसने उसको खर्च करना स्टार्ट कर दिया। पर इसको जोड़ना है नो सूनर और देन से, ये नो सूनर और देन। उसके बाद फिर ये नाइदर और नो, है ना, तीन। और उसके बाद ये रहेगा यहाँ पे अनलेस और इफ, लास्ट वाला क्वेश्चन, ये अनलेस और इफ, ये भी आता है। मतलब ये 7 आते हैं, उसमें से 3 तो कंफर्म रहेंगे। एक और कौन सा टॉपिक है, अनलेस और इफ। बहुत आसान से लॉजिक है ये। नाइदर नॉर मैंने बताया नहीं, ना तो ये हो ना तो वो, या तो ये हो या तो वो। ठीक है, ये दोनों एक साथ नहीं आते, एक दूसरे के अल्फा में आ सकते हैं। या फिर ये क्या आता है दोनों में से, एक रिलेटिव प्रोनाउन कंफर्म आता है जब आपने हूं से जोड़ना होता है, हूं ही पूछा जाता है। इसमें होते 7 हैं टोटल, नो सूनर और ये अस सूनर, ये भी टॉपिक है ना, और अनलेस और इफ। इन सब के सिर्फ मतलब पता होगा तो तुम्हें तो भी हो जाएगी। ये मतलब पता, जैसे कि पहले वाले का मतलब पता, नाइदर और नॉर, आइदर और नो सूनर और देन। नो सूनर उस बात का, इस बात का है ना नेगेटिव फॉर्म है, नो लग रहा है, इस पता चल रहा है ये पॉजिटिव फॉर्म में है, ये नेगेटिव फॉर्म में है ना। तो जैसे इसमें क्वेश्चन क्या दिया था इसने नो सूनर का, he gets his salary, he started spending it, ये वाला क्वेश्चन था। he gets his salary, दूसरा सेंटेंस था he started ना, starts, he starts spending it। दो सेंटेंस देती हैं, इनको आपस में कंबाइन करना, और कंबाइन करना नो सूनर और देन से। नो सूनर और देन से कैसे कंबाइन होंगे, सबसे आगे आएगा ये हट जाएगा, नो सूनर गेट्स हिज सैलरी, है ना। तो यहाँ पे फिर वही घूम फिर के बाद टेंथ पे आएगी, फिर वो इसलिए आएगी क्योंकि गेट्स लगा है। मतलब ये अभी मैंने अपना बताया था, उन्होंने केचेस लिखा था, एक मैंने बोला था कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, गेट्स लगाया मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। ठीक है, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है ना, तो सभी जानते हैं, मैंने बताया था कि नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और नोट लगाएंगे, डज नॉट लगा रहे थे। तो यहाँ पे नो सूनर सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है, नो सूनर, उसके बाद नो सूनर के बाद में जैसा कि ये है तो अभी नेगेटिव बन जाए, तो अपने को यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा नो सूनर डज, फिर क्या आएगा नोट, क्योंकि
अब यहाँ पे नो लगा है तो इस नोट को चाहो तो तुम हटा दोगे एक बार, क्योंकि ये ऑलरेडी पर ये नेगेटिव है तो अपने क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना ही पड़ेगा डस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हेल्प में इस्तेमाल होती है इंडेफिनिट में, बाकी में नहीं होती, एस लगा के देंगे। नो सूनर डस गेट्स, गेट ही आएगा क्योंकि एस हटेगा नेगेटिव में डस लग गया इसलिए सीधा बोल दिए गेट हिज सैलरी, सैलरी। अब यहाँ पे एक और वर्ड दिया था देन, नो सूनर और देन, देन फिर यहाँ पे स्टार्ट लगा हुआ है तो ये सेम रहेगा, देन स्टार्ट स्पेंडिंग इट, ऐसा यहाँ पे देन लग जाएगा यहाँ पे देन, और ये सेम देन यहाँ से मिल जाएगा। तो टिपिकल है ना, रीजन क्या है पता है, क्योंकि एक तो टेंस पता होना चाहिए और उसके बाद ये नो सूनर का मतलब पता होना चाहिए। अस सून, अब इसका अस सूनर बना सकते हैं, फिर वही बात, अस सूनर क्या है, पॉजिटिव है तो फिर वही डस हटाना पड़ेगा। यहाँ पे अस सूनर लगा दो, यहाँ पे गेट्स लग जाएगा, हिज सैलरी, वही स्टार्ट ये कैसा हो जाएगा अस सूनर में, सीधा सा लॉजिक। नेगेटिव होगा तो ये चेंज होगी, ये बात वही घूम फिर के वही आती है टेंस की, जिसको उसके रूल्स पता है ना हेल्प में काट के वो कर लेगा, वो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है यार, तुमने कभी ट्राई नहीं की मेरे साथ। ये नो सूनर में अनलेस वाला, इफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यदि नहीं तो ये इफ का नेगेटिव फॉर्म है, कौन सा, अनलेस। अगर अपने को बोलना है यदि तो सिर्फ इफ लगेगा, अगर यदि नहीं बोलना है तो अनलेस लगेगा। तो फिर वही ये कोई सा भी सेंटेंस जैसे इसमें जो दे रखा है वो एग्जांपल उठा के देखे नहीं आता, ऐसा ही होगा कि जहाँ पे अनलेस लग जाएगा वहाँ पे आगे डू नोट, डज नोट या नोट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव को, यदि नहीं को। और जैसे ही इफ लगाएंगे अपन तो फिर आगे डज नोट या डू नोट जो भी आ रहा है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर कि डज नोट लगेगा, डिड नोट लगेगा, डू नोट लगेगा, विल नोट लगेगा, शेल नोट, जो भी है वो सब कुछ भी लगता है, लेकिन नोट इफ अगर आया तो आगे नोट इस्तेमाल होगा, इफ अगर नहीं आया तो नोट इस्तेमाल नहीं होगा, बिकॉज अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है यदि नहीं तो इसका मतलब हो रहा है यदि, ऐसा सेंटेंस होता है। जैसे एक सेंटेंस करके देखते हैं जो इसमें दे रखा हो, if they do work not properly, ये if सोसाइटी का if they do not work properly का मतलब well, they will be punished, they will be आपस में बातें करने से बढ़िया इधर मेरे को बताओ क्या होना है, क्या दिक्कत है, तो पता चलेगा कि बाद में कर लेना, मैं जाने उसका आंसर इनको मिल गया अभी, आंसर मिल गया इसलिए अनलेस उन्हें देखने से क्या मतलब तो वही तो बोल रहा हूँ, इनको आंसर मिल गया इसलिए वो थोड़े से ऊपर आ गए। सीखोगे उसमें मत देखो अभी, कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे मैंने इतना बताया उसके बाद कोई भी बना देगा इसको, unless they work they will be punished। हाँ रीजन क्या है, क्या किया इसने, ये डू नॉट हटेगा बिकॉज मैंने आपको बताया कि अनलेस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑलरेडी नेगेटिव है, इसकी जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। क्योंकि अपने को क्या करना है, इसका पूछा क्या गया है कि रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, ये इसका इंस्ट्रक्शन है कि इफ की जगह अनलेस का उपयोग करके सेंटेंस को नए तरीके से लिखिए। तो वो ऐसा नहीं होता है अपने छोटे बच्चों से इसको मिटा के रबर से यहाँ पे अनलेस लिख दिया, चेंज भी होगा ना, क्योंकि अनलेस क्या है, यदि नहीं तो, और ये क्या है यदि, तो ये डू नॉट यहाँ इससे लगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, जैसे ही तुम अनलेस लगाओगे तो ये हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं का काम कौन कर रहा है, अनलेस कर रहा है, बस बाकी सेंटेंस पूरा सही हो जाएगा। क्योंकि अगर तुमने ये नहीं हटाया तो फिर कैसे सही होगा ये, कि अगर तुम अच्छे से काम नहीं करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, बिल लगाए उधर आगे, फिर वही बात, बिल वही हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। यहाँ कोमा लगा, सेंटेंस दूसरा है, ये सेंटेंस दूसरा, दो सेंटेंस आपस में, विल बी पनिश्ड, ठीक है। और एक वो वॉइस, ये कंबाइन करने वाले वॉइस, और एक आएगा चेंज करने का, मतलब टेंस चेंज करना। जैसे सेंटेंस के अंदर द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, पहले चेंज करना इसको पास्ट कंटिन्यूस में, हाँ मतलब राइट ही उनके पास कंप्लीट मैंने आपको बोला ना उससे होगा ना नहीं, वो पास्ट कंटिन्यूस चेंज करने के लिए क्या रूल लगाना पड़ेगा, सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग ऑफ कौन सी है, वो जिसको पता है वही कर पाएगा। कौन कौन सी है पास्ट कंटिन्यूस, कौन कौन सी है, वाज और वर, वाज का लगेगा, वर का लगेगा, अपनी बताइए होगा लिखा हुआ ही नहीं है, लिखा हुआ होगा नहीं,
नहीं वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता ना, वास का लगेगा बाहर का लगेगा। गाइड की होगा नहीं तक बस। ई शीट नेम में वास लगेगा और नहीं कंफ्यूज दे दो। जो बोल है ना वो सिंगुलर है, जितने भी है ना उनके सब्जेक्ट है उनके साथ लगेगा, और वर्ब लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिर्फ आई और यू में वर्ब लगेगा बस, क्या समझ आना है। आई और यू जो है ना वो प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब लेके चलता है हमेशा। सिर्फ कंटीन्यूअस में क्या होता है, एम लग जाता है एक साथ, एम और किसी में ही देखना और कोई लॉजिक नहीं है। वी भी तो चलता है, वी के साथ भी तो वही है। वी तो प्लूरल है ना। अच्छा आई और आई, हाँ ठीक है। आई और यू कंफ्यूजन वाला मतलब, आई और यू सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूरल भी पता है, इसलिए वो कंफ्यूजन वाला इसलिए बता दिया। एक सीधी सी बात है, सारी हेल्पिंग वर्ब दो में एक में लिखते डू और डज, ठीक है। यहाँ पे इसका हो जाएगा डिड, ठीक है। यहाँ हो जाएगा विल और शेल, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा इज, एम, आर। यहाँ पे हो जाएगा वॉज और वर। यहाँ पे हो जाएगा विल, बी या शेल बी। यहाँ हो जाएगा इज या हैव। यहाँ हो जाएगा हेड। यहाँ हो जाएगा विल, हैव। लास्ट में आ जाएगा हैज बीन। आगे जगह नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद हैव बीन। इतना हो जाएगा आज का हेड बीन, और यहाँ हो जाएगा विल या शेल और हैव और बीन। ये इतनी सी बड़ी बात है हेल्पिंग वर्ब्स की। अब इनमें क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल में कंफ्यूज कभी मत होना। सीधी सी ट्रिक है, जिस किसी भी हेल्पिंग वर्ब के पीछे एस है ना वो सिंगुलर है, बात खत्म। और कोई याद करने की जरूरत नहीं है, कोई सी भी हेल्पिंग उठा के देख लेना। तो देखो एस क्यों है, सिंगुलर की मीनिंग कैसे क्या होती है, एस से सिंगुलर की जगह। तो जिस किसी मीनिंग के पीछे, स्पेलिंग के पीछे, हेल्पिंग वर्ब के पीछे लास्ट वाला वर्ड अगर एस है तो वो क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि एस मतलब सिंगुलर। अभी पिक करते हैं, इसमें से सिंगुलर क्या है, ये, इसमें सिंगुलर ये, ठीक, ये तो अकेली है तो कंफ्यूजन ही नहीं है सिंगुलर प्लूरल्स का। वाज और में वही बात, एस यहाँ है, हेज में एस यहाँ है, ये अकेली है, ये अकेला है, यही नहीं बात, याद ही करने की जरूरत नहीं इसको। वाज एस पीछे लगा मतलब सिंगुलर है, और बाकी के अकेले हैं, या तो अकेले हैं या दो है, तो ऐसे पकड़ लो। इसमें तीन है तो कैसे होगा, एम आई के लिए लगता है, सबको पता है। आर फिर प्लूरल, ये हो गया सिंपल सा लॉजिक यूज करना। तो ये ऐसे होगा। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, पास्ट का कंडीशन चेंज करना है। तो इसकी हेल्प में कौन कौन सी थी, वाज और वर। कैसे बनाते सेंटेंस, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा यार, सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट क्या है, द चाइल्ड। हाँ आगे। अब अच्छा चलो छोड़ो, अभी कौन से टेंस में है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, पास्ट प्रेजेंट। पास्ट में है ये, थर्ड फॉर्म में भी ये पास्ट का कौन सा, पास्ट परफेक्ट। अरे यार अभी इतने सारी हेल्पिंग वर्ब लिखी, क्या मतलब निकला। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी थी, हेड। कहाँ है इसमें, सिंपल, हाँ इंडेफिनिट। पास्ट के सिंपल में क्या होता है कि सिर्फ मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में जाती है, तो यहाँ पे मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है जो तुमने लिखी, मैंने इसीलिए हेल्पिंग वर्ब लिखी ताकि तुम समझो उसमें है तो नहीं। कैसे बनेगा है, सबसे पहले ये द चाइल्ड, ये हो गया सब्जेक्ट, दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट। इसके सब्जेक्ट पर हमेशा ढूंढना है तुम्हें हेल्पिंग वर्ब। इसको पढ़ो, फिलहाल इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, यहाँ है, ये सेकंड फॉर्म में है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ नहीं है। लेकिन पास्ट के इंडेफिनिट क्या होता है, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में होती है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंडेफिनिट में ऐसा होता है, इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन में जो इंडेफिनिट होता है प्रेजेंट का है ना, उसमें ए से ईएस जोड़ के बनाते हैं, डू डज का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि नेगेटिव इंटरोगेटिव में करते हैं। इसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव में डीड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें द चाइल्ड, इसको कौन सा पूछा उसने, पास्ट का कंटीन्यूअस बनाना है, तो इसमें क्या लगेगा, सिंगल है, तो द चाइल्ड वाज। इसके बाद अगर ये कंटीन्यूअस है तो मेन वर्ब में क्या जोड़ना पड़ेगा, आईएनजी। तो क्राई का क्या हो जाएगा, ये हो गया क्राई, ठीक है। उसके बाद और ये हो गया। ऐसे रटने में मत जाओ कि किसी ने कोई सेंटेंस बना दिया, हमने फटाक से बता दिया, मतलब स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट बाय हेल्पिंग वर्ब फाइंड करो, मेन वर्ब में क्या जोड़ना है वो देखो। मेन वर्ब में कुछ नहीं जोड़ना होता है यार, देखो मेन वर्ब का सीधा सा लॉजिक ध्यान रखना। प्रेजेंट में, प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट, उसमें फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, सिर्फ इंडेफिनिट जो रहेगा उसमें सिंगुलर अगर नाउन है
तो उसमें ए से ये जोड़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कंटिन्यूस में मेन वर्ब में आईएनजी रहेगा, कोई सा भी कंटिन्यूस, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, परफेक्ट इसका प्रेजेंट का हो, पास्ट कोई सा भी हो। और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म में रहेगी ऑलवेज, क्या, मेन वर्ब, है ना। और फिर कंटिन्यूस आ रहा है कौन सा, पास्ट का कंटिन्यूस आ रहा है, उसमें फिर आईएनजी रहेगी। इतना ही ध्यान रखना है। और एक फ्यूचर में ध्यान रखने वाली बात है, शेल का उपयोग कहाँ करेंगे, आई और कहाँ इस्तेमाल करेंगे, आई और कहाँ इस्तेमाल करेंगे, वी, सिर्फ आई और वी के लिए शेल का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। इसका भी इस्तेमाल तुम पॉजिटिव नहीं करो चलता है, गलत नहीं होगा, वी लगा लो बोले आई के साथ भी, बस नेगेटिव बनाओगे ना तब दिक्कत है, या इंटरप्रेटिव बनाओगे तब दिक्कत है, वहाँ भी गलत कर देते हैं। तो ये चेंज करने का आएगा, एक तीन कंबाइन करने के आएंगे, एक आएगा रीअरेंज करना, जिसको ही आता हो रीअरेंज भी कर लेगा। कैसे, मैंने इसमें अभी रीअरेंज भी बताया एक तरीके से। सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से रीअरेंज होता है। सबसे आगे क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब फाइंड करेंगे, वो आएगी, कोई डबल वर्ड तो नहीं, वो आएगा, प्रीपोजिशन फाइंड करेंगे, वो सीक्वेंस जमा के लिखना आपको। ये 5 रूल्स डायरेक्टली थे तुम्हारे, 3 कंबाइन करने वाले, रिलेटिव प्रोनाउन, नो सूनर या अस सून अस, अनलेस या इफ, सेंटेंस चेंज करना, और एक रीअरेंज करना, और एक और छठा कौन सा है, पैसिव चेंज करना। ये 6 आते हैं। ये चीजें ऐसी जो परमानेंट है, कि हाँ फिक्स आती है, इसमें कोई रटने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर यहाँ से नंबर को निकालना चाहे तो बताया, इसमें ग्रामर लास्ट टाइम बताने का कोई लॉजिक नहीं होता है, बताता नहीं, पर वो ऐसा है कि किसी को थोड़ी बहुत ग्रामर आती है, नंबर निकालना चाहे तो निकाल सकता है, इस तरीके से निकलेंगे। ये ग्रामर की बात है। अब बची सिर्फ टेक्स्ट बुक, ठीक है।